नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सीजीपीएससी मेंस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है उनके रिवीजन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हाँ, ये चीज़ क्योंकि आपका अब एग्ज़ाम ही है, ये लाइन मैं आखिरी में डाला था कि आप जितने शांत और कूल रहेंगे, अभी की स्थिति में आप जितने शांत रहेंगे, जितने कूल रहेंगे, आपके सफल होने की संभावना ना उतनी बढ़ेगी। आप अभी अगर घबराएंगे, अभी अगर आप परेशान होंगे, आप डरेंगे, तो आपके सफल होने की संभावना उतनी कम होती जाएगी। तो इसीलिए मत डरो। कुछ भी है, आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, आपको ये लग रहा है, वो लग रहा है, जो लग रहा है, डरना नहीं है। पहली चीज़ ये, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सब अच्छा होगा। तो क्या क्या टॉपिक सबसे प्रोबेबल है, दूसरी चीज़ आप लोग ये भी पूछ रहे थे और मैं बता भी दिया था, लेकिन अब ये वीडियो है जिसको नहीं, ये वीडियो इसलिए भी है कि कई लोग हैं जिनको अब मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो यार कम से कम यही देख लो। तो पहला तो आपको भी पता है कि पश्चिम एशिया में जो संघर्ष चल रहा है, ईरान इज़राइल, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा जो है समान नागरिक संहिता, ये भी इम्पोर्टेंट है, पिछले बार था। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो महिला से जुड़ा है। अब इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो सकता है, आपका नारी वर्ष चल रहा है, या बाकी चीज़ें कुछ भी महिला से जुड़ी जो भी मुद्दे हैं, कहीं से भी वो घुमा फिरा के राष्ट्र की प्रगति में महिला ऐसा वैसा करके पूछ सकते हैं। चौथा जो इम्पोर्टेंट है वो साइबर से जुड़ा हुआ टॉपिक है, मतलब साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट, इस टाइप की चीज़ें। चौथा पांचवा जो लग रहा है वो ऊर्जा से जुड़ा टॉपिक है कि ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, ऐसे टॉपिक। छठवां जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड टॉपिक है जो आपको पता रहना चाहिए। और छठवां से पहले ये तो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जनगणना वाला। पहली ये समझ लो थर्ड फोर्थ में इसका रैंक रखना। जनगणना हो गई, डिजिटल जनगणना हो गई, एसआईआर हो गया। तो जनगणना से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं, जातिगत जनगणना है, वो पूछा जा सकता है। और बाकी हम लोग टॉपिक इसलिए लिख दिए हैं कि आप एक बार देख लेना। अभी पढ़ने का भले मन नहीं कर रहा है, लेकिन देख लेना। इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आया तो देखो, दो चीज़ है। एक है कि आप वहीं पे लिख रहे हैं, जैसे मान लो निशस्त्रीकरण पे आ गया। एक है आप वहीं सोच के लिख रहे हैं, और दूसरा आप एक दो बार पढ़े और फिर लिख रहे हैं। भले आपको याद नहीं, लेकिन आप पढ़े हो तो तुलना में तो ज़्यादा अच्छा लिखोगे ना, इसलिए ये सब डाल दिए। तो चलो एक एक करके देखते हैं कि क्या चीज़ है। सीधा सा रणनीति तो वही रहेगी कि जो भी चीज़ है उसके बारे में पहले इंट्रो लिखो, कोई कहानी लिखो, कविता लिखो, कुछ और लिखो, जो आप सोचे होगे वो लिख के इंट्रो लिख दो। उसके बाद उसके अलग अलग डायमेंशंस खोलो और वो हेडिंग बना बना के लिखो कि पश्चिम एशिया संघर्ष का इतिहास क्या है। जैसे इंट्रो लिखने के बाद सबसे पहले उसके कारक लिख रहे हैं कि संघर्ष क्यों हो रहा है, ठीक। फिर उसका प्रभाव क्या है, पश्चिम एशिया में जो संघर्ष हो रहा है उसका प्रभाव क्या है अलग अलग टाइप से। फिर भारत की क्या प्रतिक्रिया है उसमें, आगे की राह क्या है, निष्कर्ष क्या है। और एक दो जो आप याद किए हो, जैसे उसका इतिहास लिख सकते हो, कारक में ही वो डल गया है, लेकिन आप अलग से एक सब हेडिंग बना सकते हो कि ये कैसे हुआ। और आप जो जो सोचे होगे ना, जो जो बनाए होगे, वो भी डाल सकते हो। तो प्रस्तावना में तो हम वही बताएंगे कि ये होते रहता है, मतलब पहले धीरे धीरे चिंगारी लग रही थी और उसके बाद फिर ईरान इजराइल का सीधा सैन्य टकराव चालू हो गया। पहले ये प्रॉक्सी वार चल रहा था, मतलब कोई इसके छोटे मोटे लोगों को मारते थे, वो इनके छोटे मोटे लोगों को मारते थे, और अब जो है वो सीधा टकराव चालू हो गया था। फिर भारत के भी हित हैं उसमें। कारण क्या है, एक तो पारंपरिक और भू राजनीतिक कारण है, मतलब इसका मतलब ये है कि भाई धार्मिक कारण, ईरान जो है वो सिया बहुल राज्य है, सऊदी अरब सुन्नी है, और इनके बीच युद्ध होते रहता है। इसके अलावा एक जगह है जिसका नाम है जेरूसलम या यरूशलेम, यहाँ यहूदी मुस्लिम ईसाई तीनों का दावा है। तो ये एक कारण है जिससे इज़राइल और ईरान का आपस में युद्ध हो रहा है। इज़राइल फिलिस्तीन का एक आपस में विवाद है, और ये जो देश है मुस्लिम देश, ये फिलिस्तीन चाहते हैं। और एक औपनिवेशिक विरासत भी है कि
सीमाएं ना कृत्रिम रूप से, ये जो अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, चाहते थे लड़ाई झगड़ा करते रहें, तो ये जानबूझ के यहाँ नया देश बना दिए इजराइल। तो ये सब इनके कारण हैं। पावर वैक्यूम भी है। इसके अलावा अब्राहम एकॉर्ड है, गलियारों की जंग है, तकनीकी परमाणु महत्वाकांक्षा है। अब ईरान चाहता है परमाणु हथियार बने, लेकिन अमेरिका वो नहीं चाहता। अमेरिका का हस्तक्षेप है, चीन का हस्तक्षेप है, रूस का हस्तक्षेप है। तो ये सब मेन कारण है। उसके बाद फिर प्रभाव क्या है, तो भारत के ऊपर एक तो है कि भाई मुद्रास्फीति हो गई, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ गया, भारतीय रुपये का अवमूल्यन हो गया, वो भी एक दिक्कत है, राजकोषीय घाटा हो गया। इसके अलावा जो ऊर्जा सुरक्षा वाला है, जो होर्मुज पॉइंट है जहाँ से निर्यात होता है, वो चोक हो गया। एलपीजी आपूर्ति पे संकट हो गया। बीमा प्रीमियम में वृद्धि हो गई। अब जहाज़ जो भी आता है वो बीमा कराते हैं उसका, पहले उसका बीमा प्रीमियम कम था, वो बढ़ गया। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं जैसे आईमैक है, ये रुक गए। इसके अलावा सामरिक कृषि में क्या है, एक तो सैन्य आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान आ गया, क्योंकि इजराइल से हम मंगाते हैं। कृषि और खाद्य सुरक्षा संकट आ गया, क्योंकि उसके लिए हम ओमान जॉर्डन से निर्भर हैं। डायस्पोरा जो भारत का 1 करोड़ भारतीय रहते हैं खाड़ी देशों में, उनका जो वो पैसा भेजते हैं उसमें कमी आ गई। और वहाँ जैसे कट्टरपंथ जब भी उभरता है तो भारत में भी उभरने लगता है। जैसे वहाँ जब ISIS था तो भारत में भी उसका प्रभाव था। तो भारत में भी आंतरिक आतंकवाद बढ़ रहा है। अब भारत क्या कर रहा है, भारत आँख मूंद के किसी देश का समर्थन नहीं कर रहा है। भारत अपना राष्ट्र प्रथम की बात कर रहा है। भारत बोल रहा है कि यार पहली चीज़ तो हमारा इजराइल के साथ सामरिक संबंध अच्छा है, लेकिन ईरान के साथ भी हमारी जो परियोजना है वो बनाए रखेंगे, ऐसा नहीं कि इधर से दुश्मनी कर लेंगे। इसके अलावा हम ये बोल रहे हैं कि अरे अब ये युग जो है युद्ध का युग नहीं है, युद्ध से कोई समाधान नहीं निकलना है, तो वो नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा भारत 2 राष्ट्र समाधान और मानवीय सहायता की बात कर रहा है। नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन किया, नागरिक केंद्रित आपदा कूटनीति लाया। आगे क्या कर सकते हैं, तो हम ऊर्जा बास्केट का ना विविधीकरण कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उन्हीं के ऊपर निर्भर ना हो। जैसे उन्हीं के ऊपर निर्भर थे तो अभी हालत ख़राब हो गई ना अपनी। इसके अलावा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का विस्तार कर सकते हैं कि हम खुद अपने यहाँ रखें कि अगर ऐसा कुछ है तो 2-3 महीने तो हमारे पास है ही है। भारत नेट सुरक्षा प्रदाता बन सकता है, वार्ताएं करा सकता है। इसके अलावा भारत के पास निष्कर्ष में लिखेंगे, एक तो शांति दूत के रूप में अवसर है, और अमृतकाल का विज़न है कि भारत चाहता है कि हमारी जो विदेश नीति वो यथार्थवादी रहे। छत्तीसगढ़ अंजोर विज़न इसलिए डाल दिया हूँ कि छत्तीसगढ़ का ऐसे लिख रहा है तो यूज़ कर लेना अंजोर विज़न, इसमें करो ना करो, लेकिन बाकी चीज़ों में कि अंजोर विज़न में सब चीज़ें हैं कि गुड गवर्नेंस हो, बाकी चीज़ें हो, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो ऐसी जगहों में। अगला जो ऐसे है उसका नाम है समान नागरिक संहिता। इसका मतलब अगर आप लोग समझते नहीं होंगे, मतलब मैं ये मान रहा हूँ इसको तो ऊपर वाला ईरान इजराइल तो सब तैयार किए हैं, तो सब तैयार पढ़े ही होंगे, इसलिए मैं उतना अच्छे से उसको नहीं बोला। समान नागरिक संहिता अगर आप नहीं पढ़े, इसका मतलब ये है कि भारत में 2 प्रकार के कानून है, एक है क्रिमिनल कानून, एक है सिविल कानून, नागरिक कानून। तो जो क्रिमिनल कानून है ये सबके लिए बराबर है। अगर आप कोई क्राइम करते हो तो आप किसी भी धर्म के हो, आपको उतना ही सजा है। लेकिन अगर सिविल कानून होगा तो वहाँ अलग अलग कानून है, हिंदुओं का अलग है, मुस्लिमों का अलग है। तो अगर हिंदुओं में आप एक शादी कर सकते हो, मुस्लिमों में ऐसा नहीं है, तो उनका अपना कानून है, हमारा अपना कानून है। तो ये कॉन्सेप्ट जो भारत के संविधान की धारा 44 है वो बोलती है कि राज्य समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता आ जाएगी तो भाई अगर सब नागरिक हैं तो सबका समान कानून होना चाहिए। और इससे फिर महिलाओं के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कुछ धर्म के कानून है जिसमें महिलाओं को उतनी स्वतंत्रता नहीं है। इससे देश के लिए भी अच्छा है, देश की एकता के लिए भी अच्छा है। लेकिन कई लोगों को लगता है कि समान नागरिक संहिता के नाम पे एक धर्म का कानून दूसरे धर्म के ऊपर थोप दिया जाएगा, तो वो चीज़ तो गलत है। तो वही पूरी डिबेट है। समान नागरिक संहिता मतलब कि जो आपके नागरिक चीज़ें हैं, सिविल चीज़ें हैं, जैसे सिविल
क्रिमिनल में तो आपको पता है कि इसमें हत्या आ जाएगा, डकैती आ जाएगा। सिविल मतलब होता है कि विवाह हो गया, तलाक हो गया, उत्तराधिकार हो गया, गोद लेना हो गया, ये सिविल कानून है। तो ये समान सिविल मतलब ये सभी कानून भी पूरे भारत में एक जैसे लागू हों। जैसे गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, उत्तराखंड उसकी बात किया, असम बात किया, छत्तीसगढ़ में भी सुखबुगा 8वीं की होना चाहिए। अब प्रावधान कहाँ है, तो ये सब हेडिंग डाल डाल के लिखना कि अनुच्छेद 44 जो है नीति निर्देशक का, तो उसमें है। और ये ऐसी चीज़ है कि नीति निर्देशक मतलब आपको भी पता है कि उसका मतलब ये होता है कि राज्य इसको लागू करने का प्रयास करेगा। ये लागू नहीं है, राज्य इसको लागू करेगा। और मेन है कि कुछ लोग बोलते हैं कि देश की अखंडता के लिए, एकता के लिए ज़रूरी है, लैंगिक न्याय के लिए ये ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है। जो समर्थक हैं वो बोलते हैं कि एकता अखंडता के लिए ज़रूरी है, न्याय के लिए ज़रूरी है। विरोधी ये बोलते हैं कि इससे फिर किसी धर्म की स्वतंत्रता बाधित होगी, फिर इससे विविधता बाधित होगी। भाई यही तो भारत की विविधता है कि सबके अपने कानून हैं। अब ज़रूरत क्यों है, मेन है कि आप पहले बताओ कि ये इसके पक्ष में क्या तर्क हैं, विपक्ष में क्या तर्क हैं, इतिहास क्या है, संविधान सभा में क्या बहस हुई, आगे की राह क्या है, इस टाइप का पॉइंट डाल सकते हैं। ज़रूरत इसलिए है कि जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन है वो समानता की बात करता है। स्वतंत्रता आंदोलन हमेशा ये बोला कि भाई एक जैसा होना चाहिए। तो अंग्रेज़ों का काम है अलग अलग धर्म का अलग अलग। दूसरा वही कि औपनिवेशिक कूटनीति है कि बांटो और राज करो। संविधान भी ये बात बोलता है कि सब बराबर होना चाहिए। अब क्या क्या इसके लिए प्रयास किया गया है, तो जैसे केंद्र सरकार क्या की विशेष विवाह अधिनियम लाई। इसके अलावा हिंदू कोड बिल जो है वो भी समान नागरिक संहिता की दिशा में एक प्रयास था, क्योंकि उससे पहले क्या था कि हिंदुओं का भी कानून कोडिफाई नहीं था। तो कैसे आप उसको कर सकते हो। राज्य सरकार में क्या लिख सकते हो, एक तो गोवा सरकार का लिख सकते हो, वहाँ लागू है। उत्तराखंड में विधेयक आया। वर्तमान स्थिति में अपन बताएंगे कि अभी सबके अलग अलग कानून है। अभी आपको हिंदू मुस्लिम लगता होगा, हिंदू का अलग है, पारसी विवाह अलग है, ईसाई का अलग है, मुस्लिम का अलग है। तो केवल 2 धर्म का नहीं है, सभी धर्मों का अलग अलग कानून है। तो वो तो गलत है ना। फिर इसकी बात संविधान सभा में हुई। संविधान सभा में पक्ष में क्या क्या तर्क है। पहली चीज़ तो समानता और न्याय इसी से आएगा कि लैंगिक समानता आएगी और न्याय आएगा। दूसरा धर्मनिरपेक्षता। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो फिर क्यों धर्म के आधार पे कानून हो। और महिलाओं का अधिकार। भाई अब जैसे पहले ट्रिपल तलाक था, कितना बुरा है महिलाओं के लिए। 4 शादियां कर सकते हो, या तो बराबरी ले आओ कि महिला भी 4 शादी कर सकती है, महिला भी 3 बार तलाक बोल सकती है। लेकिन ये जनरली फिर वो निकाह हलाला अलग अलग प्रथाएं हैं। और वो हर धर्म में, हिंदू धर्म में भी कुछ कुरीतियाँ होंगी, मुस्लिम में कोई कुरीति होगी, ईसाई में कुछ होगी, पारसी में कुछ होगी। लेकिन जो भी कुरीति है वो महिलाओं के खिलाफ है। अगर आप समान बनाओगे तो महिलाओं के पक्ष में कानून लाओगे। विपक्ष में ये बोला गया कि एक तो धार्मिक स्वायत्तता पे चोट है कि जो भी समाज है अल्पसंख्यक उसकी धार्मिक स्वायत्तता होती है। दूसरा सांस्कृतिक संवेदनशीलता होती है। तीसरा इससे अशांति आ सकती है कि तुम उनके धर्म में छेड़ोगे तो फिर वो समाज में अशांति ले आएंगे। इसीलिए इसको नीति निर्देशक में रख दिया कि जब देश इतना मैच्योर हो जाएगा कि फिर वो ऐसा नहीं करेगा। आज़ादी के समय हो सकता है सही में दंगे हो जाते, लेकिन जब मैच्योरिटी आ जाएगी तो ले आया जाएगा, ये कहा गया। फिर सर्वोच्च न्यायालय के भी निर्णय आए, जैसे शाहबानो केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोला कि महिलाएं इद्दत अवधि के बाद भी गुजारा भत्ता पाने की विधिक हकदार हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट बोला कि तुम्हारा जो कानून है उसको हम नहीं मानते, गुजारा भत्ता महिलाएं अधिकार है उनका। और यहाँ पे सरकार के पास ये मौका था कि वो समान नागरिक संहिता ले आए। लेकिन सरकार फिर क्योंकि बाकी लोग मौलाना लोग बाकी लोग विरोध में आ गए, सरकार बैकफुट में आ गई। ये ऐसा कुछ नहीं लेके आई सरकार, राजीव गांधी की सरकार। फिर सरला मुदगल बनाम भारत संघ में भी यही बात आई कि एक हिंदू पति इस्लाम धर्म अपनाने के पश्चात अपनी पहली शादी को ख़त्म किए बिना दूसरा विवाह नहीं कर सकता। ये भी लैंगिक न्याय वाली बात थी। फिर सायरा बानो में ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। जो सिर्फ साइन बनाम भारत संघवाद आया जिसमें आईपीसी की धारा 497 को रद्द कर दिया गया। फिर इंडियन यंग लायर्स बनाम केरल राज्यवाद। तो ऐसा 2-4
वाद अगर आपको याद है, सायरा बानो और क्या बोलते हैं शाह बानो, ऐसा 2-4 लिख देना। फिर विधि आयोग भी जो विचार किया वो भी बोला, जो 21वां विधि आयोग है वो बोला कि अभी लागू करना आवश्यक और वांछनीय नहीं हो सकता। और 22वां विधि आयोग बोला कि एक राष्ट्रीय परामर्श होना चाहिए जिसमें सभी लोग आएं और पहले माहौल बने कि लागू हो, उसके बाद फिर इसको लागू किया जाए। इसके आयाम क्या क्या है, तो एक तो कानूनी आयाम है कि भाई कानून एक जैसा हो जाएगा, लैंगिक न्याय आ जाएगा, 3 तलाक, बहुविवाह, विरासत में भेदभाव सब खत्म होगा ना। धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता आएगी। राजनीतिक आयाम कि अभी तो माहौल बनाते हैं इसी नाम से, तो वो खत्म होगा। संघीय ढांचा सही होगा। पक्ष में क्या है, कानून सरल होगा, समानता बढ़ेगी, राष्ट्रीय एकता आएगी, लैंगिक समानता आएगी। आधुनिक लोकतंत्र के हिसाब से, लोकतंत्र तो यही बात करता है, विश्व में हमारी छवि सुधरेगी, प्रशासनिक सुगमता आएगी, कुरीतियाँ खत्म होंगी। युवा आबादी तो यही चाहती है ना। लेकिन विपक्ष में क्या दिक्कत है, पहला तो मौलिक अधिकार का हनन होगा, ऐसा लोग बोल रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यकों के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता। इसके अलावा भारत विविधताओं वाला देश है तो उसमें दिक्कत आएगी, आम सहमति नहीं है इसके बारे में। आप कानून कौन सा बनाओगे, समान तो करोगे लेकिन किसका मानोगे। फिर सामाजिक अशांति आ सकती है, संघीय ढांचा कमज़ोर हो सकता है, सांस्कृतिक विविधता को खतरा हो सकता है, और बहुसंख्यक जो धर्म है वो अल्पसंख्यक को दबा सकता है, ऐसा ये मानते हैं। फिर हम आगे की राह बताएंगे कि यार पहली चीज़ तो जो भी लोग हैं उनसे एक चर्चा करो, जो भी हितधारक है, जन जागरूकता बढ़ाओ, शिक्षा लाओ, समावेशी बनाओ, धीरे धीरे लाओ, एक साथ मत ले आओ। फिर निगरानी रखो, और राजनीतिक इच्छा शक्ति तो ज़रूरी है। फिर निष्कर्ष में वही चीज़ हम बता देंगे। फिर महिला सशक्तिकरण वाला टॉपिक है, महिलाओं से जुड़ा कोई भी मुद्दा है तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहले आप चालू वही सब कर सकते हो, यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस टाइप की कोई लाइन से। सशक्तिकरण क्या है, जिसमें महिलाएं अपने जीवन पे, अपने संसाधनों पे उनको पूर्ण नियंत्रण हो, आत्मसम्मान की भावना हो, विकल्प चुनने का अधिकार हो, संसाधनों तक पहुँच है, जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति है, न्यायपूर्ण सामाजिक आर्थिक व्यवस्था हो। और SDG 5 भी हमारा यही बोलता है कि लैंगिक समानता हो। अब महिला सशक्तिकरण के 3 आयाम होते हैं। एक तो होता है सामाजिक सांस्कृतिक, कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति बढ़े और सांस्कृतिक स्थिति बढ़े, जिससे वो रूढ़ियों से मुक्त हों। दूसरा आर्थिक सशक्तिकरण होता है, जब तक भाई आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं होंगी तब तक कैसे सशक्तिकरण होगा। और तीसरा राजनीतिक है, राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण होना चाहिए। लैंगिक विषमता में आप 2-4 रिपोर्ट जो भी आपको याद है वो आप डाल सकते हो। जैसे जेंडर गैप इंडेक्स में हम 127वें में हैं, लिंगानुपात हमारा बहुत कम है, साक्षरता में 50% से ज़्यादा महिलाएं एनीमिया की कमी से हैं, 23% बालिकाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हो जाता है, 4 लाख से ज़्यादा अपराध हैं। तो ये तो सामाजिक सांस्कृतिक अंतराल हुआ, ये हर जगह डाल देना। फिर आर्थिक अंतराल क्या है, कि महिलाओं की भागीदारी कम है श्रम बल में, वो भी तो दिक्कत है। महिलाएं असंगठित अर्थव्यवस्था में, महिलाएं जनरली संगठित रोजगार में नहीं है। फिर वेतन अंतराल है, महिलाओं को कम वेतन मिलता है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी कम है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आप बता सकते हो। संसद में स्थिति कम है, विधानसभा में है। फिर संविधान में क्या क्या प्रयास किए गए हैं वो हम बता सकते हैं, जैसे मौलिक अधिकार हैं 14-15, फिर नीति निर्देशक में भी है, समान कार्य के लिए समान वेतन, फिर आरक्षण भी है, राजनीतिक अधिकार भी है। फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया 106वां संविधान संशोधन, जिसमें ये बात है कि 33% आरक्षण होगा लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में। और कोटे पे भी लागू होगा ये SC/ST में, 330A 332A को जोड़ा गया, और आगामी जो जनगणना है उसके बाद ये लागू हो जाएगा। और ये शुरू में 15 साल के लिए लागू रहेगा, तो ये अलग अलग उसमें प्रावधान है। चिंताएं क्या हैं कि OBC के लिए अभाव है, रोटेशन नीति और बाकी चीज़ें। छत्तीसगढ़ शासन में क्या है, तो महतारी वंदन योजना आई, महतारी गौरव वर्ष चल रहा है, जेंडर बजटिंग चालू हुई,
भारत सरकार की योजनाएं आप बता सकते हो। फिर चुनौतियां क्या हैं, एक तो स्टीरियोटाइप है कि महिलाएं घर में काम करेंगी, पुरुष बाहर काम करेंगे। फिर सीलिंग प्रभाव है। सीलिंग मतलब कि ये ना रोकता है महिलाओं को उच्च पदों में जाने से कारपोरेट में। फिर सरपंच पति संस्कृति कि महिला ही सरपंच बन जाएगी तो भी पति ही देखता है। कठोर विधिक प्रवर्तन है, जैसे पोष कानून है, बाकी है, इनमें संवेदनशीलता नहीं। आगे की राह क्या है, तो एक तो सामाजिक मानदंडों में बदलाव किया जाए। इसके अलावा कौशल आए महिलाओं में, ऋण दिया जाए, नेतृत्व विकास किया जाए। और ये हमारे एसडीजी लिख सकते हो यहाँ पे कंक्लूजन में कि सतत विकास जो लक्ष्य 5वां है जो महिलाओं की बात करता है उससे जुड़ा हुआ है। आतंकवाद भी एक ज़रूरी मुद्दा है पिछले बार क्योंकि चर्चा में था थोड़ा सा, तो आपको पता रहना चाहिए, एक आध लाइन कुछ चिपका देना। आतंकवाद मतलब होता है जिससे भय हो गया, हिंसा हो गया, इससे आप किसी विचार को, आप किसी धार्मिक लक्ष्य को, किसी राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हो। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाला हिंसक कार्य आतंकवादी कृत्य है। भारत की स्थिति क्या है, तो भारत सूचकांक में 14वें स्थान में है। हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, पूर्वोत्तर हो गया, मध्य भारत में जो नक्सलवाद है और उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। आतंकवाद के प्रकार क्या होते हैं, एक तो जाति होता है जो बोलता है कि जैसे नागालैंड है, नागालिम संगठन है कि हमको नागा अलग चाहिए। फिर धार्मिक होता है, धर्म के नाम पे जो फैलाते हैं। फिर एक राज्य प्रायोजित भी होता है, जो राज्य वाले, जैसे पाकिस्तान है, ये खुद ही तो आतंकवादी पैदा करता है, फिर उन्हीं को मार देते हैं भस्मासुर बन के। फिर विचारधारा से होता है, जैसे माओवाद हो गया, जैव आतंकवाद हो गया जो नुकसान पहुंचाता है पशुओं को, फसलों को। साइबर आतंकवाद अभी ठीक ठाक है। फिर एक ये लोन वुल्फ अटैक है, मतलब अकेले ही जाके, लोन मतलब एलोन जाके हमला कर देना। नार्को आतंकवाद है जो ड्रग सक्स वाला है। कारण क्या है, एक तो राजनीतिक अस्थिरता है कि भाई जम्मू कश्मीर में हो गया, बाकी जगह हो गया, इसलिए फैलता है। ऑनलाइन है, सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत ज़्यादा है। भू राजनीतिक तनाव भी एक कारण है। सामाजिक आर्थिक कारण है। अवैध आप्रवासन है। फिर टेरर फाइनेंसिंग होती है, भाई मेन है इनको पैसा मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, अवैध जो चैनल हैं, हवाला चैनल हैं, छद्म धर्मार्थ संगठन हैं, बाकी चीज़ें हैं। धन का उपयोग हथियार खरीदते हैं, कैडर लाते हैं और रोकथाम के लिए हम कार्यवाही कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र का योगदान है इसमें। फिर आतंकवाद और संगठित अपराध का भी नेक्सस है कि ये मादक द्रव्यों की तस्करी करते हैं और उसी से पैसा कमा के फिर आतंकवादी बनते हैं। फिर एक प्रॉक्सी वार भी है। प्रॉक्सी वार मतलब जैसे पाकिस्तान हमसे सीधा लड़ नहीं सकता तो आतंकवाद फैला रहा है कश्मीर में, बाकी जगह में, तो उसी को छद्म युद्ध बोलते हैं। फिर 2-4 आपको हमले याद है भारत में तो वो लिख देना, जैसे 2001 में संसद पे हुआ, 8 में 26/11 का हमला हुआ, 16 में उरी में हुआ, 19 में पुलवामा में हुआ, अभी 25 में पहलगांव में हुआ। दिक्कत क्या होती है, एक तो मानवीय क्षति है, आप हमला करोगे तो मानवीय क्षति होगी। दूसरा आर्थिक प्रभाव होगा, समाज में प्रभाव होगा, राजनीतिक होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे होगा। भारत उसके लिए एनआईए बनाया, नेट ग्रिड बनाया, एंटी टेररिज्म स्क्वाड बनाया, यूएपीए कानून लाया। फिर हमारे अलग अलग हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर। सीमा हम अच्छी कर रहे हैं। और चुनौतियां क्या है भारत के लिए, एक तो सीमाएं ऐसी हैं, खुफिया समन्वय नहीं है, डिजिटल आतंकवाद आ गया, उसको रोकना दिक्कत होती है, मानवाधिकार वाले आ जाते हैं, कानूनी ढांचे में परिभाषा नहीं है। तो हम कानून को आधुनिक बनाएं, खुफिया तंत्र में एआई, बाकी चीज़ें लेके आए, समाज में जो कट्टरपंथ है उसको रोकें, वित्तीय नियंत्रण करें, प्रौद्योगिकी लाएं। तो ये सब हम लिख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो इसरो से संबंधित है। इसरो और भारत की जो अंतरिक्ष क्षेत्र में उपलब्धियां हैं, आपको पता होगा, आप इसरो की फ़ोटो देखे होंगे, साइकिल से लेके जाते थे पहले, और दुनिया के देश अब हमारे यहाँ से अपना यान उड़ाते हैं। हॉलीवुड की फिल्म से कम खर्चे में मंगलयान उतार देते हैं, चंद्रयान बना देते हैं। तो हमारी वो उपलब्धि है इसरो की। तो शुरू में हम बताएंगे कि ये अंतरिक्ष विभाग के अधीन एक मुख्य एजेंसी है। विक्रम साराभाई ने इसकी परिकल्पना की थी। ये तो साइंस में भी पढ़ते हैं इनको, उस पार वाली बात।
उद्देश्य क्या है इसरो का? एक तो तकनीकी चीज़ें हैं कि संचार, टेलीविज़न, प्रसारण, विज्ञान, इनमें देखना। फिर प्रक्षेपण यान बनाना, जैसे PSLV, SSLV, GSLV। और सामाजिक शैक्षणिक की पृथ्वी का सटीकता से अवलोकन करना, विज्ञान शिक्षा में ज्ञान रखने वाले छात्रों को प्रशिक्षण देना। फिर इसरो की इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? विक्रम साराभाई केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है, सुदूर संवेदन केंद्र है। जो याद है 2-4 लिख देना। फिर क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो प्रक्षेपण यान है जो हमारे बहुत अच्छे हैं, PSLV, GSLV, LVM। फिर हमारे उपग्रह हैं, जैसे आर्यभट्ट पहला उपग्रह था, रोहिणी है। फिर संचार उपग्रह हैं, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हैं, नेविगेशन उपग्रह हैं, जैसे गगन है, नाविक है, छोटे उपग्रह भी हैं। फिर मिशन है हमारे, जैसे एस्ट्रोसेट है प्रमुख मिशन, मंगलयान है, आदित्य L1 है, चंद्रयान है, गगनयान है जो पहली मानव को अंतरिक्ष में लेके जाएगी, उसकी तैयारी चल रही, प्रशिक्षण दे रहे हैं रूस की सहायता से। चुनौतियां क्या है? एक तो बजट कम है इसरो का, बाकी जैसा बजट हो जाए तो फिर तो बात ही। वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी कम है, अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन में दिक्कत है, विधायी शून्यता है, विदेशी उपग्रहों पर निर्भरता है, शेष प्रतिभाओं की कमी, सब विदेश चल देते हैं। आगे क्या कर सकते हैं? स्टार्टअप बढ़ा सकते हैं, लघु उपग्रह क्रांति ला सकते हैं, आगामी मिशन अलग अलग ला सकते हैं। तो ये सब आपका इसरो है। फिर जलवायु परिवर्तन के बारे में, जलवायु परिवर्तन आपको भी पता है कि बर्फ़ पिघल रही, ग्लोबल वार्मिंग हो रही, इससे समाज में दिक्कत आ रही। तो ये क्या है? मानव सभ्यता के लिए, जैव विविधता के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए एक दिक्कत है। कारण क्या है? एक तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है जिसके कारण हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, IPCC की भी रिपोर्ट है। वनोन्मूलन की बात है, शहरी ताप द्वीप बन गए हम। फिर आप कुछ कॉन्फ्रेंस बता सकते हो कि 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, फिर रियो सम्मेलन हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, पेरिस सम्मेलन हुआ, फिर अभी COP30 हुआ बेलेम में, ब्राज़ील में। इसमें बात हुई कि हम जलवायु परिवर्तन को रोकेंगे, वर्षावन को बचाएंगे, अवैध कटाई को रोकेंगे, जैव विविधता का संरक्षण करेंगे, इस टाइप की चीज़ें। फिर प्रभाव क्या है जलवायु परिवर्तन के? एक तो चरम मौसमी घटनाएं होती हैं, समुद्री जल स्तर बढ़ता है, कृषि और जल संकट होता है, स्वास्थ्य में आपातकाल होता है, आर्थिक क्षति होती है। फिर जलवायु वित्त पोषण वाली बात है कि पैसा दिया जाए, ऐसे देश जो जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं उनको पैसा दिया जाए। भारत का पंचामृत है, ये तो ऐसे भी आ सकता है, जैसे 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन वाली ऊर्जा को 500 गीगावाट तक पहुंचाएंगे, 50% ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा से लाएंगे, 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना, कार्बन तीव्रता को 45% से कम करना, 2070 तक नेट जीरो बनना, सौर गठबंधन हम बनाए, मिशन लाइफ लेके आए, छत्तीसगढ़ में भी ये सब आया। जलवायु परिवर्तन में चुनौतियाँ क्या हैं? एक तो कोयले पे निर्भरता है हमारी बहुत ज़्यादा, तकनीकी और वित्तीय अंतराल है, डिजिटल और ढांचागत विभाजन है, संरक्षण बनाम अधिकार का द्वंद्व है। आगे क्या कर सकते हैं? पर्यावरण पे निगरानी कर सकते हैं, PPP कर सकते हैं, पेसा कर सकते हैं। और आखिरी में अपने स्कर्स हीट वेव अभी चल रहा है, अगर क्वेश्चन बनाने वाले को गर्मी लगी तो ये पूछ सकते हैं हीट वेव के बारे में। हीट वेव मतलब होता है कि सामान्य अधिकतम तापमान से अधिक ज़्यादा तापमान, गर्मी की लहर चलना जिससे मृत्यु हो जाएगी, तनाव होगा। तो उसमें वही है कि पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री तक पहुंच जाए अधिकतम, मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री हो जाए। फिर इसके लिए परिस्थितियाँ क्या है? एक तो गर्म हवा चले, नमी ना रहे, आकाश में बादल ना रहें, प्रति चक्रवाती प्रवाह हो। प्रभाव क्या होंगे? मानव स्वास्थ्य पे होगा, ऊर्जा पे प्रभाव होगा, अर्थव्यवस्था पे दिक्कत आएगी, जल संसाधन सूख जाएंगे, खाद्य सुरक्षा पे दिक्कत आएगी। इसके लिए क्या है? एक तो NDMA की गाइडलाइन है, चेतावनी दी जाती है। समाधान क्या है? एक तो वृक्षारोपण करें, वेटलैंड बनाएं, कुएं तालाब इनका गहरीकरण करें, शहरी तापद्वीप जो हैं उनका उपयोग घटाएं,
स्वच्छ ईंधन अपनाएं, प्राकृतिक वनस्पति लगाएं, सार्वजनिक परिवहन यूज़ करें, कचरे अचरे को जलाएं ना। आगे की राह क्या है कि ऐसी कृषि करें जो जलवायु के हिसाब से हो। ठीक। और निष्कर्ष ये लिख सकते हैं कि भाई हमको एक सह अस्तित्व करना है, ये नहीं कि केवल विकास विकास, दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है। फिर है भारत में ऊर्जा सुरक्षा। भारत में ऊर्जा सुरक्षा मतलब इसका कॉन्सेप्ट ये समझो कि यार भारत में अभी ऊर्जा क्या है, मेन जीवाश्म ईंधन है, कोयला है, बाकी चीज़ें। और हम चाहते हैं कि क्योंकि ये तो अनवीकरणीय ऊर्जा है ना, कि ख़त्म हो जाएगी, तो हम चाहते हैं शिफ्ट होना नवीकरणीय में। पहली चीज़ उससे सुरक्षा होगी। दूसरी चीज़, अभी हमारा जो ऊर्जा का स्रोत है, अब हम पूरे पूरे डिपेंडेंट हैं मिडिल ईस्ट पे, जो देश हैं ईरान, इराक, कुवैत। अब देखें ना, आप वहाँ युद्ध हुआ तो भारत की स्थिति क्या हुई, पेट्रोलियम पंप पे लाइन लगने लगी, एलपीजी सिलेंडर। तो हम चाह रहे हैं कि उसका भी विविधीकरण हो, कि यार दूसरे देशों से हम मंगाएं ना, कुछ और नेचुरल गैस मंगाएं, कहीं और से लें। तीसरा, हम अपने यहाँ रिज़र्व बना के रखें कि कभी ऐसी युद्ध की स्थिति आए तो 2-3 महीने हम चल सकें। क्योंकि ऊर्जा जो है औद्योगिकरण का भी आधार है, आर्थिक उन्नति का भी आधार है, समाज में कल्याण का भी आधार है। तो हम चाहते हैं कि पहले ऊर्जा क्या हो, सतत हो। सतत मतलब हमेशा मिलती रहे, ये नहीं कि ख़त्म हुआ तो फिर क्या करेंगे। दूसरा, किफ़ायती हो। अभी मिडिल ईस्ट से इसीलिए तो ख़रीद रहे हैं, इसलिए ख़रीद रहे हैं क्योंकि सस्ती मिलती है। तो दूसरा हमारा है किफ़ायती हो। तीसरा हो निर्बाध हो। सतत हो, किफ़ायती हो, निर्बाध हो मतलब मिलते रहे, सुलभ हो, और पर्यावरण अनुकूल भी हो। तो फिर सोने पे सुहागा है। और हमारे यहाँ गरीबी का एक और प्रकार ऊर्जा गरीबी भी है, कि ऊर्जा नहीं मिलती हमारे को। तो यही सब चीज़ें देख के फिर ऊर्जा सुरक्षा क्या है। ऊर्जा सुरक्षा मतलब होता है कि देश की जो वर्तमान ज़रूरत है और आर्थिक भावी ज़रूरत है, वो लागत प्रभावी, राजकोषीय रूप से व्यवहार और रणनीतिक रूप से विश्वसनीय स्रोतों से पूरी की जा सके। ये नहीं कि ऊर्जा तो है और बोलो कि अब तुम 10,000 रुपये लीटर पेट्रोल लो, तो वो ऊर्जा सुरक्षा नहीं है। तुम ये नहीं बोल सकते कि उपलब्ध तो है यार। इसके अलावा संसाधनों की उपलब्धता का विषय नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी उन्नत हो, आयात निर्भरता हो, भू राजनीतिक संप्रभुता हो, पर्यावरण संतुलन हो, जिससे नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़े। फिर थोड़ा सा आप बता सकते हो कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। भारत की जो ऊर्जा मांग है वो करीब 2150 MTOE मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट होने का अनुमान है। इसके अलावा आयात के ऊपर हम निर्भर हैं, 85% कच्चा तेल बाहर से मंगा रहे हैं, 55% प्राकृतिक गैस आयात कर रहे हैं। जो दिक्कत है हमारे साथ, अब अगर आप आयाम देखें ऊर्जा सुरक्षा के, एक तो आर्थिक आयाम है कि आप बाहर से मंगाओगे तो आपका घाटा बढ़ेगा, ज़्यादा घाटा बढ़ेगा तो राजकोषीय असंतुलन होगा, क्योंकि फिर आप उसमें सब्सिडी दोगे ना। इसके अलावा अगर बाहर रेट बढ़ा तो आपके यहाँ रेट बढ़ेगा, उसका रेट बढ़ा तो बाकी चीज़ों में मुद्रास्फीति हो जाएगी, मुद्रास्फीति हुई तो फिर जो छोटे उद्योग हैं वहाँ दिक्कत होगी। उसके अलावा रणनीतिक आयाम ये है कि एक तो पेट्रोलियम भंडार होना चाहिए, कि आप भूमिगत भंडार जैसे विशाखापट्टनम, पादूर, मैंगलोर यहाँ है वैसे हो। इसके अलावा हम ना ONGC विदेश लिमिटेड के माध्यम से विदेश में भी निवेश करके रखें, कि वहाँ से ऊर्जा हम खरीदेंगे या वहाँ से निकालेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो एक्ट हैं वो भी एक चीज़ें हैं। भू राजनीतिक वही हैं, जैसे चोक पॉइंट हैं, पश्चिम एशिया में दिक्कत हुई, वो चोक कर दिए तो दिक्कत हो गई, चीन हमारे को घेर रहा है। हम आयात विविधीकरण की बात कर रहे हैं, विविधीकरण है। विविधीकरण मतलब हम बाकी जगह से भी मंगाएं। पर्यावरणीय बात है कि भारत कार्बन उत्सर्जन भी करता है, थर्मल पावर प्लांट ज़्यादा है, हम नेट ज़ीरो चाहते हैं 2070 तक। तो ये सब चीज़ें हैं। तकनीकी आयाम है कि हम अब स्मार्ट ग्रिड की बात कर रहे हैं, हमारी बहुत सारी ऊर्जा वेस्ट हो जाती है। हरित हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, लिथियम आयन की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। सामाजिक देखेंगे तो बड़ा जो जनसंख्या है आज भी जो गांव में है, गरीब हैं, वो लकड़ी पे निर्भर हैं। अभी फिर अब सिलेंडर बाकी चीज़ों की बात हो रही है। और ऊर्जा ने मतलब वही सब तक समान ऊर्जा जाए, सस्ती जाए, निर्बाध जाए, सतत जाए, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। फिर आप अलग अलग बता सकते हो कि भारत में कोयले का इतना भंडार है, 55% करीब योगदान है। दिक्कत यह है कि कोयले में राख ज़्यादा है, जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान होता है। तेल और गैस जो है
प्रमाणित तेल भंडार का मठ 0.4% हिस्सा है हमारे यहाँ, ये दिक्कत है। तो सेल गैस बाकी चीज़ें, परमाणु ऊर्जा जो है उसमें हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये वो चाह रहे हैं। फिर जल विद्युत की बात है, हमारे यहाँ करीब 2.5 लाख मेगावाट की संभावित क्षमता है, लेकिन 47,000 ही है, तो वो करना है हमको। दिक्कत ये है उसमें कि ज़्यादा निवेश लगता है, विस्थापन होता है, पर्यावरण में दिक्कत है। सौर के लिए भी अब हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाएं, तो अभी इसीलिए पूरा आप सुनते होंगे पीएम सूर्य घर, घर घर में लगाओ। फिर पवन ऊर्जा भी है, बायोमास ऊर्जा भी है, आपका जियोथर्मल भी है, जैसे पूगा घाटी हो गया, आपका ताता पानी हो गया। फिर भारत की जो राष्ट्रीय एनर्जी नीति है, अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में हो, पारिक समिति भी इसकी बात की। फिर चुनौतियां क्या हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना, चुनौतियां क्या है। एक तो आयात पे निर्भर हैं, जो विद्युत वितरण संपन्न कंपनी है उन पे संकट है, वो परेशान है, रिसर्च डेवलपमेंट पे काम नहीं करते। इसके अलावा नियामकी जो अन्वेषण बाकी चीज़ें उनमें दिक्कत है, ईवी बढ़ रही। आगे क्या कर सकते हैं, एक तो विविधीकरण कर सकते हैं, मतलब विविधीकरण समझ रहे हैं कि कोयला से छोड़ के बाकी में, एक ही देश या एक ही एरिया से छोड़ के बाकी एरिया से भी मंगाएं, घरेलू में भी अन्वेषण करें, मिल जाए। ऊर्जा दक्षता की बात करें, रणनीतिक भंडार का विस्तार करें, ऊर्जा ग्रिड बनाएं, उपभोक्ताओं को भी सहभागी बनाएं, और इससे फिर हम ऊर्जा सुरक्षा की ओर जाएंगे। अगला एक टॉपिक है साइबर अपराध। ये आप देखते ही होगे, अभी आप एक आध ना डाल भी सकते हो कि अभी न्यूज़ में आया रायपुर में कितने लोग शिकार हो गए। तो साइबर अपराध मतलब होता है कि साइबर के द्वारा अपराध, इंटरनेट के द्वारा जो अपराध होता है, मतलब एक तो डिजिटल क्रांति है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं बैंकिंग में, व्यापार में, शिक्षा में, लेकिन इससे फिर साइबर अपराध भी हो रहा है। इसमें क्या होता है कि आपका जो व्यक्तिगत डाटा है वो चोरी हो जाता है, वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है, पहचान चुराने के मामले हैं, साइबर आतंकवाद है, ये सब है ना। चीन हमारे ऊपर साइबर हमले करता है। तो इसकी परिभाषा क्या है, साइबर अपराध मतलब वो आपराधिक और अवैध गतिविधियाँ जो कंप्यूटर से, मोबाइल डिवाइस से, नेटवर्क से, इंटरनेट से, इनके द्वारा होती है। सर्टिन इसको रोकती है, सर्टिन आप अभी आईटी एक्ट हम लोग पढ़े थे उसमें भी है, उसी से ये बनी भी है। और इसकी विशेषताएं ये हैं, पहला तो ये अनामिता होता है, आपको पता नहीं कि कौन अपराध कर रहा है। डार्क वेब होता है, प्रॉक्सी सर्वर होते हैं। दूसरा बॉर्डरलेस है, भाई आपके देश में हो तो आप पकड़ लो, दूसरे देश से कर रहे हैं, इसीलिए आईटी एक्ट में ये आया है कि तुम दूसरे देश से अपराध करोगे तो भी हम तुम्हारे ऊपर कानून वो करेंगे। और तीसरा व्यापकता है, पूरी दुनिया में है, देश के अंदर बस नहीं है। फिर इसके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, तो एक तो हैकिंग हो सकता है, मतलब हैकिंग आप समझते ही हो कि किसी संप्रभु कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क हैक करके उसका डाटा चोरी कर लेना। दूसरा पहचान चोरी हो सकता है, कि आपकी जो निजी जानकारी, जैसे आपको भेजे एक लिंक कि 4 दिन में पैसा डबल, आप क्लिक किए, आपका पूरा डेटा चोरी हो गया, तो वो एक दिक्कत है। फिर वित्तीय धोखाधड़ी है, आपको पता है वित्तीय धोखाधड़ी जनरली होती है कि क्यूआर कोड से उड़ा लिए, कुछ और कर लिए, ऑनलाइन ओटीपी ले लिए। एक पूरा गांव है झारखंड में यही काम करता है। फिर साइबर बुलिंग है कि आपको मतलब साइबर में खासकर महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ होता है। साइबर आतंकवाद है, बाल यौन अपराध होते हैं इसी में। ऑनलाइन चरमपंथीकरण साइबर टेररिज्म है, रैंसमवेयर अटैक हैं। तो ये सब साइबर अपराध के प्रकार हैं। तो ये सब आप लिखना, क्या क्या लिखोगे कि हैकिंग होती है, पहचान चोरी होती है, वित्तीय धोखाधड़ी होती है, साइबर बुलिंग होती है, साइबर आतंकवाद होता है, बाल यौन दुरुपयोग होता है, ऑनलाइन चरमपंथीकरण होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसा भाषण है वो कितना फैल जाता है, सब फॉरवर्ड करते रहते हैं बिना जाने कि वो सही कि नहीं। फिर साइबर अपराध में के उदय के कारण क्या है, एक तो डिजिटल पहुंच और जागरूकता की कमी है, मतलब जागरूकता नहीं है ना, लोगों को नहीं पता। कोई बोला कि तुम्हारी लॉटरी लग गई, ओटीपी बताओ, लोग खुश होकर बता देते हैं। दूसरा कमज़ोर साइबर सुरक्षा है, लोग पासवर्ड अब 1 2 3 4 5 6 यूज़ करते हैं। अपर्याप्त प्रशिक्षित कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं, एजेंसियों को भी बहुत नहीं है ना, पुलिस बाकी चीज़ों को। डार्क वेव है, क्रिप्टो करेंसी है, इसका दुरुपयोग होता है। क्या है तो भारत सरकार क्या कर रही, तो ये तो आप यूज़ कर लेना, आईटी एक्ट जो 2008 में संशोधित हुआ।
इसके अलावा भारतीय दंड संहिता में भी इसके प्रावधान हैं। डिजिटल व्यक्तिगत संरक्षण अधिनियम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, डीप फेक नियमन में शून्यता है। फिर साइबर अपराध समन्वय केंद्र है, सर्टिन है, पोर्टल है जहां आप वो कर सकते हो। सब स्वच्छता केंद्र है, डिजिटल साक्षरता मिशन है, साइबर सुरक्षित भारत पहल है। और निवारण क्या है, तो एआई डीप फेक का संकट है। मतलब एआई भी आपको पता होगा ना, कृत्रिम एआई से कुछ भी वीडियो तैयार कर लेते हैं भाई, आपको लगेगा कि ये असली है जबकि वो नकली रहता, आप पहचान नहीं पाओगे उसमें। किसी नेता से कुछ बुलवा देंगे, किसी से कुछ बुलवा देंगे। फिर वित्तीय धोखाधड़ी कर लेते हैं, इसी से प्रतिष्ठा में भी हानि होती है। फिर साइबर फॉरेंसिक तकनीक होनी चाहिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना चाहिए। मीडिया की भूमिका भी होना चाहिए कि भाई आप जनता को सचेत करो, ऐसे ऐसे हो रहा है। निजी क्षेत्र सचेत करे, शैक्षणिक संस्थान सिखाएं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो। भविष्य में क्या है, एक तो क्वांटम कंप्यूटिंग है और ख़तरनाक कंप्यूटर है, मेटावर्स क्राइम है, ठीक। उसके बाद एआई ड्रिवन फिशिंग है, अभी तो एक इंसान कर रहा है, मान लो एआई करने लगे तो फिर खतरनाक करेगा। फिर हथियारबंद गलत सूचना है, तो ये सब अपन बता सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट भी एक ऐसी चीज़ है, आपको पता है कि वो अरेस्ट कर लेते हैं। वो आपको वीडियो कॉल बोल करेंगे और बोलेंगे तुम्हारे नाम का ये ड्रग्स यहाँ पे पकड़ाया, अब तुम अपनी जगह से नहीं उठोगे, हम यहाँ आईबी से बोल रहे हैं, पुलिस से बोल रहे हैं, उठे तो तुम्हारा ऐसा कर देंगे। तो तुम डिजिटली अरेस्ट हो गए, या तुम्हारे बच्चे को ये जेल में पकड़ के रखे हैं, तुम सामने ही बैठे रहना। और उसको ऐसा फ़ील कराएंगे कि सही में सामने वाले कोई अधिकारी हैं, और फिर उनसे बोलेंगे कि इतना तुम्हारे को जेल हो जाएगी, ये हो जाएगी, नहीं तो इतना रुपए ट्रांसफ़र करो। तो उसी को बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। मतलब आपको लगेगा कि मैं डिजिटली रूप से अरेस्ट हो गया हूँ। उगाही करते हैं उससे कि हम सरकारी अधिकारी हैं, हम ये हैं वो हैं। और इसका मतलब है कि सब खुद को पुलिस बता के, ईडी बता के, सीबीआई बता के, और उसके बाद फिर डर बनाते हैं, डराते हैं, और उसके बाद फिर पैसे ऐंठते हैं। एक तो नकली पहचान बता के, मतलब दिखा देंगे ऐसा वीडियो या बाकी चीज़ें कि आपको लगेगा कि यार सही में ये वहाँ पे बैठा है। फर्जी दस्तावेज़ दिखा देंगे, वारंट टारंट, आपको डर लग जाएगा। वीडियो कॉल में बिल्कुल सेटअप बना देंगे, और बदनामी का दर दिखा के कि तुम कॉल पे ही रहो, नहीं तो ऐसा कर देंगे। फिर कुछ डाटा आप जो याद रहे लिख देना, ना रहे तो अपने मन से लिख देना, कोई चेक थोड़ी करने वाला है, मतलब आसपास का। फिर दिक्कत यह है कि एक तो तकनीकी जटिलता है कि वो पहचान नहीं बताते, सीमा पार है यार, दूसरे देशों से करते हैं, कहाँ से पकड़ के लाओगे उनको। इसके अलावा विवश कर देते हैं उनको, भाई बड़े बड़े प्रोफेसर ये वो सब हो जाते हैं, और लोगों को जानकारी भी नहीं है। भाई पुलिस थोड़ी अरेस्ट करेगी यार, पुलिस तो घर उठा के ले जाएगी। फिर इसके लिए क्या है, तो ये साइबर अपराध केंद्र है, रिपोर्टिंग पोर्टल है, 1930 है, स्वच्छता केंद्र है। इसमें ना 3 चीज़ है, ये जीएसईएस में है। पहला है विराम। विराम मतलब है कि कुछ भी है तो पहले पॉज हो, बिल्कुल डरो मत, तुरंत घबरा के नहीं कि ये है मेरा बैंक अकाउंट, ये पहली चीज़ वो है। दूसरा है विचार, दूसरा है सोचो कि यार कोई एजेंसी होगी, आईबी होगी, मेरे को थोड़ी अरेस्ट करेगी, डिजिटल फ़ोन पे अरेस्ट करेगी वो। इतना उसका वो है, इतनी फुर्सत बैठी है, इतने काम करने के लिए उत्सुक लोग हैं वो। एक बार मेरे को उससे आया कि हम एसबीआई मुंबई से बोल रहे हैं, बहुत पहले की बात है, और आपका जो आधार कार्ड है ना वो अपडेट नहीं है, तो इसको अपडेट करा लीजिए। अब मैं किसी काम में लगा था, आज से 5-6 साल पहले की बात है, और मेरे को ना सही में लगा कि यार, और मेरा सही में शायद अपडेट नहीं था, तो मेरे को लगा यार इतनी बढ़िया, चलो अपडेट कराना है। तो बोले आखिरी का ये नंबर बता दो। तो मैं बोला ठीक है, मतलब ठीक है बोला। फिर मैं थोड़ा सा सोचा 1 मिनट, मेरे को लगा यार एसबीआई वाले जो हमेशा लंच में रहते हैं काम कराने जाओ तो अभी लंच है बोलते हैं, अभी सर्वर डाउन है बोलते हैं, गेम खेलते रहते हैं, वो फ़ोन में मेरा आधार कार्ड अपडेट कर देंगे, इतनी क्रांति तो नहीं हो सकती। तो मैं थोड़ा सा सोचा, पहले मैं रुका, फिर मैं विचार किया कि यार इतना तो नहीं हो सकता एसबीआई का। और उसके बाद फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, ये तो, मैं बोला अच्छा एसबीआई से बोल रहे, सच में बोल रहे, मैं बोला। तो मेरी टोन समझ के वो समझ गया, तो काट दिया फ़ोन।
तो उसके बाद फिर आप अगर सही में मैं तो नहीं ठगाया, अगर आप ठगा गए तो फिर रिपोर्ट करो, बताओ कि मैं ऐसे ऐसे मेरे साथ ठगी हुई है, हो सकता है पैसा मिल जाए। अपने डिजिटल खाते पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की, भाई एक बार पासवर्ड डाले फिर ओटीपी भी जाए। अपने घर के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, महिलाएं खासकर, इन्हीं को वो बनाते हैं, तो उनको करना। फिर भारतीय न्याय संहिता में है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में है, और निष्कर्ष में वही है कि जनता को पता रहे। डीप फेक मतलब वही समझ गए ना, आपकी वीडियो बना के एआई मशीन लर्निंग के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की छवि, अभी आजकल बहुत हो रहा है ये। तो दोनों चीज़ है, एक अच्छी भी चीज़ है। अब आप देखे होगे अच्छे अच्छे वो बन रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं जो नॉलेजेबल हैं, तैयारी के लिए हैं। वो जाजल देव को बना दे रहे हैं और उससे बुलवा रहे हैं कि मैं अब जाके यहाँ आक्रमण करूँगा, तो वो अच्छी चीज़ है ना। लेकिन दूसरा भी है कि इसी से फिर साइबर अपराध होता है, यौन अपराध होता है, वित्तीय धोखाधड़ी होती, राजनीति का स्थिरता होती। डीप लर्निंग और फेक से मिलके बना है ये जनरेट करता है। अच्छी चीज़ ये है कि मनोरंजन के लिए अच्छा है, शिक्षा के लिए अच्छा है, चिकित्सा के लिए अच्छा है, और क्या बोलते हैं, कलात्मक के लिए अच्छा है। खतरे हैं, एक तो राजनीतिक दुष्प्रचार होता है, यौन अपराध होते हैं, वित्तीय धोखाधड़ी होती है, न्याय प्रक्रिया नहीं है इसके लिए। फिर नियम वही है, आईटी अधिनियम, बीएनएस, डिजिटल डाटा संरक्षण। तकनीकी उपाय हैं कि इससे आप टूल्स का यूज़ कर सकते हो, न्यायिक साधारणीकरण हो सकता है, जन जागरूकता हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो सकता है। इससे दिक्कत लोकतंत्र में ये है कि खोखला करता है इसको लोग ना, फिर दिक्कत हो जाती है, समझ नहीं पाते। तो हमको ना इसके जो नकारात्मक पक्ष हैं उनको कम करना पड़ेगा। फिर अगला टॉपिक है ईवी, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन। इलेक्ट्रॉनिक वाहन के बारे में भी आपको पता है कि यार ईवी क्या है। ईवी ये है कि आप स्कूटी चला रहे हैं, अभी तक आप पेट्रोल की चलाते थे, अब इलेक्ट्रिक वाहन चलाओ। उससे फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा ये है कि आपका पेट्रोल बच रहा है, सरकार को आपके पेट्रोल से ज़्यादा ये है कि अब सरकार को बाहर से पेट्रोल ख़रीदना नहीं पड़ रहा है। पहला फ़ायदा ये कि फिर अब आप चार्ज कर रहे हैं ना, तो पेट्रोल अब अपने को बहुत ज़्यादा अपन डिपेंडेंट नहीं है, तो उससे हरित प्रौद्योगिकी को फ़ायदा मिल रहा है। फिर वो उत्सर्जन कम हो रहा है, कच्चे तेल को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ईवी वही है कि असली है कि कच्चा तेल जो ज़्यादा से ज़्यादा हम कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी भी बोले ना कि आप सार्वजनिक वाहन का यूज़ करो, ऐसा वैसा, वर्क फ्रॉम होम करो। तो एक तो आयात बिल वाली चीज़ है। दूसरा, अगर अच्छा ये हो जाए कि अगर हम घरेलू रूप से इसकी बैटरी वैटरी भी बना दें, वो भी एक पॉजिटिव चीज़ हो जाए। तीसरी चीज़ है ऊर्जा आत्मनिर्भरता हो जाए। सरकार भी इसके लिए जैसे योजना है, एक फेम है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ही है। अब दिक्कत क्या है, जैसे आप ये सब ना प्रैक्टिकल सोचना है यार कि आप जैसे ईवी क्यों नहीं लेते। पहली दिक्कत ये है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब जैसे आप ख़रीद लिए, आपको कहीं जाना है, अब आप वहाँ जा रहे हैं और अब थोड़ी है, अब आपको 400 किलोमीटर जाना है, अब रास्ते में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो अच्छी चीज़ है, नहीं है तो फिर आप कैसे करोगे। दूसरा मेन है ईवी में बैटरी, और बैटरी हम मंगा रहे हैं बाहर से। जब आप बाहर से मंगा रहे हैं तो वो भारत में कम है, लिथियम कोबाल्ट जैसे खनिज। तो जब ये खनिज कम है हमारे यहाँ, तो उससे हमको दिक्कत होती है, उससे इनका रेट ज़्यादा है। अगर ये खनिज अगर देश में ही मिलने लगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तीसरा है इसकी लागत ज़्यादा है, मतलब जो पेट्रोल वाहन है उससे 20 से 30% ज़्यादा है, और लागत का मैक्सिमम हिस्सा बैटरी है। अगर बैटरी हम ठीक कर लिए तो ठीक हो जाएगा। चौथा वही है कि जागरूकता ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं कि यार ये होता है, चार्जिंग टाइम क्या है, बैटरी लाइफ क्या है, रीसेल वैल्यू क्या है। तो उसके कारण जनता विश्वास नहीं करती ईवी के ऊपर। तो नीतिगत समन्वय का अभाव है। मेन है कि राज्य और केंद्र की अलग अलग योजनाएं हैं, तो उसमें दिक्कत होती है। सब्सिडी नहीं मिलती जनरली, बैटरी रिसाइकलिंग नीति भी सही नहीं है, तो उसके कारण एक दिक्कत होती है। इसके अलावा इनका जो सेवा नेटवर्क है, ईवी रिपेयरिंग होना चाहिए, सर्विसिंग होना चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए, तो वो कम लोग हैं। अब आप पेट्रोल गाड़ी लेके जाओगे, गली गली में मैकेनिक मिलेंगे, इसके नहीं मिलेंगे। अब समाधान क्या हो सकता है? समाधान ये हो सकता है, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करो कि भाई चार्जिंग स्टेशन नहीं है बना दो। दूसरा, स्थानीयकरण करो, मतलब जो सेल हैं, जो बैटरी हैं, ये सब हमारे यहाँ हो, चीनी आयात से न्यूनतम हो, जागरूकता बढ़े, रिसाइकलिंग हो। जो जो ऊपर अपन देखे ना कमियाँ, उसको ठीक कर दें। मतलब सबको ठीक कर सकते हैं ना।
जागरूकता बढ़ा दें, विश्वास बढ़ाएं, लागत कम करें, निर्भरता कम करें। फिर भारत सरकार क्या कर रहा है? भारत सरकार का इलेक्ट्रिक गतिशीलता मिशन है। फिर फेम योजना है, फास्टर एडाप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। फिर आपका उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना है। बैटरी स्वैपिंग है कि आप बैटरी बदल सकते हो। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। टैक्स में छूट की बात है। राज्य स्तरीय अलग अलग नीतियां हैं। महत्व क्या क्या है इसका, क्यों लेने से फ़ायदा? एक तो पर्यावरणीय, आप समझ गए कि यार उतना ज़्यादा उससे या तो एक तो प्रदूषण भी नहीं होता, आवाज़ भी नहीं निकलती, ज़्यादा ये वायु गुणवत्ता ख़राब नहीं करती, उत्सर्जन कम होता है। दूसरा आर्थिक लाभ है। आर्थिक लाभ ये है कि आयात बिल में बहुत फ़ायदा है, हम पूरा पूरा बाहर से मंगा रहे हैं। तीसरा रोजगार सृजन हो रहा है कि अगर हम बैटरी यहीं मिलाएंगे, बनाएंगे, बाकी चीज़ें करेंगे तो रोजगार मिलेगा लोगों को। भारत का जो जलवायु के प्रति लक्ष्य है वो फ़ायदा होगा। स्मार्ट सिटी की बात है वो आगे होगी। तो आगे हम कर क्या सकते हैं, वही वही चीज़ लिखना है। एक तो आप क्या करो कि नियमों में ही कर दो कि यार आपको शहर बनाना है, स्मार्ट सिटी बनाना है तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। घरेलू में विनिर्माण और अनुसंधान करें। अब चीन बना रहा है तो हम भी बना सकते हैं ना, मतलब शोध तो हम कर ही सकते हैं। नीतिगत समन्वय हो, केंद्र राज्य एक टाइप का हो। उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाए कि भाई तुम लो, हम तुमको इतना फाइनेंस देंगे, इतना ईएमआई देंगे, ऐसा वैसा। कौशल विकास हो, लोग सीखें। हरित आपूर्ति श्रृंखला हो, तो ये सब चीज़ें हो सकती। फिर निष्कर्ष बता सकते हैं कि ये सब योजनाएं हैं, ये चीज़ें हैं। ये पिछले बार थोड़ा चर्चा में था, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम। तो बेन ये है कि पहले भारत में अंग्रेजी कानून थे, और नाम भी सोचो ना, नाम था इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। मतलब उस कानून का उद्देश्य था भारतीयों को दंड देना। अब जो कानून है उसका नाम है भारतीय न्याय अधिनियम, मतलब इसका उद्देश्य न्याय देना। तो मेन पहले था केवल दंडित करना अंग्रेजों के कानून का। अभी ये नागरिकों की सुरक्षा, उनका अधिकार, समतावादी समाज, जो औपनिवेशिक विरासत है उसका खात्मा हुआ, और न्याय संहिता बनी, नागरिक सुरक्षा संहिता बनी सीआरपीसी के जगह, और साक्ष्य अधिनियम आया। इसलिए भी एक फ़ायदा है कि अब वो जो पुराना समय था, उस समय पुरानी चीज़ें थी, अब मोबाइल है, कोई रिकॉर्ड कर सकता है, वीडियो कॉल कर सकता है, वो सब होना चाहिए ना। न्याय संहिता वही है कि न्याय को आधार बनाना, मानवाधिकार बनाना। पहली चीज़ सरल किए, आतंकवाद को जोड़े, मॉब लिंचिंग की बात हुई, देशद्रोह की बात है, इसमें सामुदायिक सेवा की बात है, संगठित अपराध। तो जो याद रहे वो लिख देना। नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसका उद्देश्य है कि जो न्याय में विलंब होता है उसको समाप्त करना, तकनीकी नवाचार करना, विचाराधीन कैदियों के अधिकार की सुरक्षा करना। तो ये सब नागरिक सुरक्षा संहिता में। इसमें क्या हो सकता है, एक तो एफआईआर आप डिजिटल कर दो। अब क्यों, बिल्कुल वो भाई वीडियो कॉल, ईमेल, इससे हो जीरो एफआईआर हो जाए। कि अभी जैसे मान लो यहाँ अपराध हुआ इस थाने में, तो यहीं आके आपको शिकायत करना है। ऐसा क्यों है, आप यहाँ जिस थाने में हो आप अभी वहाँ शिकायत करो, थाने वाले ट्रांसफ़र कर लेंगे ना। तो इसी को जीरो एफआईआर बोलते हैं। इसके अलावा टाइमलाइन हो कि इतने दिन में चार्जशीट हो, इतने में आरोप हो, इतने में बहस पूरी हो। इसके अलावा गिरफ्तारी के समय परिजनों को सूचित करना अनिवार्य हो। दया याचिका के बारे में और साक्ष्य के बारे में है कि पहले डिजिटल साक्ष्य का दायरा कम था, अब उसको मान लिया गया है कि चैट्स हो गए, ईमेल हो गए। प्राथमिक साक्ष्य का दर्जा दिया गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। फॉरेंसिक जांच अब पहले उतनी नहीं थी ना। चैन ऑफ कस्टडी की बात की गई, गोपनीयता का संरक्षण किया गया। तो ये कानून है। आपको पता है कि ये इसकी जगह आई, भारतीय न्याय संहिता पीनल कोड की जगह, सुरक्षा संहिता सीआरपीसी की जगह, साक्ष्य अधिनियम एविडेंस की तरह। फिर इसमें अलग अलग चीज़ है, जैसे न्याय संहिता में अपराधों का वर्गीकरण, साइबर अपराध, ये वो किए, मॉब लिंचिंग, ये सब किए, चुनौतियाँ हैं। एक बार देख लेना, मतलब ऊपर ऊपर से देख लेना अगर नहीं पढ़े हो तो। अगर चार ऐसे और ऐसा कोई आ गया जो बिल्कुल नहीं बन रहा है तो फिर इसको अटेंड कर लेना, ये कुछ तो बनेगा। इससे फ़ायदा क्या है, एक तो न्याय प्रशासन बढ़ेगा, पारदर्शी होगा, तकनीकी समावेशन होगा, लोकतंत्र बढ़ेगा। चुनौतियां ये हैं कि प्रशिक्षण नहीं है, अंतराल है, डेटा सुरक्षा की दिक्कत है, दुरुपयोग हो सकता है। आगे हम क्या करें कि अवसंरचना बढ़ाएं, प्रशिक्षण दें, नागरिकों को साक्षर करें, निगरानी करें, फिर निष्कर्ष कर देना। जनगणना ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हो रही इस बार, और डिजिटल जनगणना हो रही। जनगणना क्या है, संघ सूची का विषय है।
जनगणना अधिनियम के तहत किया जाता है। 1872 में पहली बार हुई, 81 में पहली नियमित जनगणना हुई और उसके बाद लगातार चल रही है। अभी कोविड के कारण लेट हो गया। डिजिटल जनगणना में क्या हो रहा है कि जो प्रगणक हैं वो सीधा डाटा अपलोड कर रहे हैं, सीधा सीधा। पहले पेन कापी में लिखो, फिर जमा करो, फिर भी ये हो, अब सीधा मोबाइल से तुम कर दो। तो अब मानवीय गलतियां कम हो जा रही। दूसरा सेल्फ गणना हो गई कि यार तुम ना खुद से अपना बता दो कि मेरे घर इतने लोग हैं, इतने घर हैं, इतने ये हैं, इतने किचन है, ये शौचालय है, और उसके बाद फिर सामने वाला आएगा, उसको क्रॉस वेरीफाई करेगा, ओके करेगा, ख़त्म। तो मेरे पास खुद ऑप्शन है स्वगणना का। जीपीएस मैपिंग हो रही, जिससे है कि तुम जीपीएस की घर यहीं पे है, सही जगह में जा रहे। फिर केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन हो रहा है, पूरा डाटा सेंट्रलाइज है, क्लाउड कंप्यूटिंग में हो रहा है कि उससे ना सटीक परिणाम होगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा। एआई का यूज़ हो रहा है उससे। महत्व क्या है इससे? एक तो निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन होता है। अब देखेंगे कि यार इस लोकसभा में 10 लाख लोग हैं और इस लोकसभा में 6 लाख लोग हैं, तो फिर बोला जाएगा कि यार इसको थोड़ा सा बड़ी कर देते हैं, इसमें भी 8 कर देते हैं, इसमें भी 8 कर देते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है। दूसरा, प्रमाण आधारित नीति निर्माण होगा। इससे पता लगेगा ना कि अच्छा यहाँ पे इतने आयु के लोगों को ये नहीं है, इतने घरों में शौचालय नहीं है, तो इससे फिर नीति निर्माण अच्छे से होता है। इसके अलावा जो हिस्सेदारी है, करों को राज्य की हिस्सेदारी है, वो सब पता चलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, बाकी चीज़ों में फ़ायदा होगा। इसके अलावा वही प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की बात है कि नए जिले, तहसील, नगर निगम ये सब बनेंगे। समावेशी विकास एक टॉपिक है जिसमें आपका एक आता है जो पिछले बार भी आप पढ़े होंगे, जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना मतलब जनगणना करो तो यार ये भी देख लो कि कौन व्यक्ति किस जाति का है। यही है इसके पीछे लॉजिक, कि इससे पता चलता है कि किस जाति के कितने प्रतिशत लोग हैं। छत्तीसगढ़ में इस जाति के कितने हैं, इस जाति के कितने, इस जाति के कितने, ये इसका उद्देश्य है। इससे आरक्षण और तर्कसंगत बनेगा कि मान लो एक जाति है, उसके 16% लोग हैं तो उनको 16% आरक्षण दे सकते हैं। इस टाइप का इसमें है, जिससे जिस जाति तक विकास नहीं पहुंचा। जनगणना में वही है ना कि आप देखें कि इस जाति के इतने लोग हैं, कितनी शिक्षा है उनकी, कितने लोग के पास नौकरी है, तो पता लगता है कि कौन सी जाति पिछड़ी है। और अब क्या है कि वो राजनीतिकरण हो रहा है। इससे फिर पात्र लाभार्थी, उनकी पहचान भी हो पाएगी, लीकेज कम होगा। और नगरीकरण में क्या है कि शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी की बात, श्रमिक कल्याण की बात, लैंगिक समानता की बात, ये सब इसी में है। दिक्कत क्या है? एक तो डिजिटल डिवाइड है, डेटा सुरक्षा वाली बात है, विविधता की बात है, गतिरोध की बात है। आगे हम क्या बोल सकते हैं कि जो डाटा संग्रहण है वो हाइब्रिड करें, ऑफलाइन मोड की भी सुविधा हो, जहाँ नेटवर्क नहीं है। अब जैसे मोबाइल लेके गए आप, वहाँ नेटवर्क ही नहीं है तो दिक्कत है ना। साइबर सुरक्षा ढांचा हो, कोई आपकी जानकारी ले मत ले, जन संवाद हो, लोगों को पता चले, भाषा और तकनीकी सरलीकरण हो, क्षमता निर्माण हो, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एसआईआर वाला चर्चा में था। एसआईआर मतलब से एकाध ये चिपका सकते हो कि मतदान की शक्ति गोली की शक्ति से अधिक है। एसआईआर आपको पता है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण वाली चीज़ थी, जिससे लोकतंत्र जो है, मतदाता सूची सटीक हो, मेन चीज़ ये है, तो जिससे लोकतंत्र अच्छे तरीके से चल सकें। इसमें क्या है कि मतदाता सूची हो, युवा सशक्तिकरण हो। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, बीच में ना वो बंद हो गया, पॉज हो गया मेरे हिसाब से, और कहाँ तक किया हूँ ये भी मेरे को ध्यान नहीं। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि आप लोग बताना, वैसे भी पढ़ रहे, खुद से पढ़ लेना, ये पीडीएफ है। अगर बोलोगे तो एक आध वीडियो और 30-35 मिनट का ले आएंगे। अब एग्ज़ाम पास ही में है तो बहुत उसका फ़ायदा है भी नहीं, मेरे को लगता है। बोलोगे तो ले आऊँगा। वैश्वीकरण तक पहुँच गया था पढ़ाते पढ़ाते आधे घंटे, और ये अभी कुछ कुछ हुआ तो ऊपर से पॉज किया, वो पॉज से ही हो गया। मेरे को लगा हो सकता है कोई संकेत हो कि यार बच्चों को इतना मत लोड दो। तो अगर कोई चाहते हो ठीक ठाक, अगर यहाँ तक सुने हो तो कमेंट में लिख देना या मैसेज कर देना कि भैया बनाओ यार आगे का, तो बना देंगे यार, अभी फिर अपलोड कर देंगे 2-3 घंटे में। नहीं चाहते तो ठीक है, खुद से पढ़ लेना, वो ज़्यादा अच्छा है।
आप लोग अभी तक देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छे से पढ़िए, कॉन्फिडेंस में रहिए, डरना नहीं। ऑल द बेस्ट।